आज के लेक्चर में जो बच्चों हम टॉपिक्स देखने वाले हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन उनका समझना हमारे लिए ज़रूरी है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए भी। और नेक्स्ट हमारे कोर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बीट्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक जनरल टॉपिक है, एक कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन की बात करें तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इंटरेक्शन यानी टू और मोर वेव्स के इंटरेक्शन की सुपरपोज करना, एक दूसरे को इफेक्ट करना, एक दूसरे में ऐड होना, इन सिंपल हम कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं सिंपल कह सकता हूँ, ये प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर वेव्स है। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर वेव्स यानी हम दो या दो से ज्यादा वेव्स को अब ऐड करने जा रहे हैं। तो आपको बच्चों पता है कि जब हम किसी भी दो चीजों को ऐड करते हैं, लाइक दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, दो नंबर्स को ऐड करें तो एक रिजल्टेंट नंबर मिलता है। तो इसी तरह अगर हम दो वेव्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें रिजल्टेंट वेव मिलनी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर वेव इन विच अब हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, in which amplitude of resultant wave increases or decreases as the amplitude of superposing waves। दो वेव्स को ऐड किया, रिजल्ट के तौर पे हमें एक वेव मिली, उस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीजेस या डिक्रीज भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, सुपरपोजिंग वेव्स पर। यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, वो वेव्स जो आपस में ऐड होने जा रही हैं। तो दो या दो से ज्यादा वेव्स को ऐड करें, एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो वेव्स जिनको आप ऐड कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। तो अब हम दो केसेस देखेंगे, पहले इंक्रीजेस कब होगा और डिक्रीजेस कब होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास वेव 1 है, ये आपको नजर आ रही है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है y1। ये क्या हो रही है, दूसरी वेव में हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। दूसरी वेव वेव 2 है और उसका एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, y2, ये नजर आ रहा है। ये दोनों बेसिकली बच्चों एक ही मीडियम में प्रोड्यूस होंगी। याद रखिएगा कि ये वेव्स दोनों एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हुई आपस में इंटरेक्ट करेंगी। जब एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हुई ये दोनों एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्रस्ट से मीट कर रहा है। यानी ये जो वेव है इसकी जो ये वेव भी चाहेगी मीडियम के पार्टिकल को, जहां पे ये दो ऐड हो रही हैं, ये भी चाहेगी मीडियम के पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाए, ये भी चाहेगी ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाए। तो रिजल्टेंट सुपरपोजिशन के नतीजे में क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे। जब क्रस्ट मीट्स क्रस्ट एंड यहाँ पर देखें तो ट्रफ मीट ट्रफ, यानी ये मीडियम के पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रही है वेव 1, तो वेव 2 भी नीचे ले जाना चाह रही है। दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, दोनों के सुपरपोजिशन के नतीजे में एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज कब होगा, व्हेन क्रस्ट मीट्स क्रस्ट और ट्रफ मीट्स ट्रफ। क्रस्ट में ऐड हो रहा है, ट्रफ में ऐड हो रहा है, दोनों की कंडीशन सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, दोनों के एम्पलीट्यूड का सम हो गया। जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड का सम, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसके नतीजे में एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीज हो गया। अब दूसरा था डिक्रीज। डिक्रीज क्या है, इसके ऑपोजिट कंडीशन। नाउ क्रस्ट मीट्स क्रस्ट, ट्रफ मीट्स ट्रफ, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। अगर ऑपोजिट हो, लाइक ये सेकंड केस हम देखते हैं, ये हमारे पास एक वेव है और ये वेव 2 है जो उसके ऑपोजिट है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज ये दो वेव जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये यहाँ पर वेव 1 चाहेगी मीडियम के पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेकर जाना और वेव 2 चाहेगी मीडियम के पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके जाना। तो जब ये दोनों आपस में ऐड होगी तो ये ऊपर की तरफ मीडियम के पार्टिकल को ले जाना चाहेगी वेव 1, वेव 2 नीचे की तरफ ले जाना चाहेगी। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से ये बनेगा y1 माइनस y2, दोनों एग्जैक्टली बराबर हो, तो ये आपको नजर आ रही होगी रिजल्टेंट वेव स्ट्रेट लाइन, यानी एम्पलीट्यूड क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो इस केस में देखें कि क्रस्ट किससे मीट कर रहा है, आपके पास ट्रफ के साथ मीट कर रहा है, क्रस्ट मीट्स ट्रफ, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रफ मीट्स क्रस्ट। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है जब दो वेव्स आपस में ऐड हो रही हैं। तो पॉइंट यहाँ से हमने याद रखना है कि जब दो वेव्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सुपरपोजिंग वेव के एम्पलीट्यूड पे।
एंड सिंपली क्रस्ट मीट्स क्रस्ट, ट्रफ मीट ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। एंड व्हेन आपके पास क्रस्ट मीट्स ट्रफ अपोजिट कंडीशन देन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। सिंपली ये पॉइंट यहाँ से आपने याद रखना है, मेन यही कंसेप्ट जो आपने यहाँ से याद रखना है। अब सुपरपोजिशन के नतीजे में डिफरेंट फिनोमेना जनरेट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस लीड टू द फॉलोइंग फिनोमेना। कंडीशंस 3 हैं। अगर दो वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दो वेव्स की एडिशन होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, तो रिजल्टेंट फिनोमेना कौन सा डेवलप होता है? इंटरफेरेंस, यानी रिजल्टेंट फिनोमेना इंटरफेरेंस होगा। ये क्या है आगे हम जर्नल इसका देखेंगे। टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर दो की एक माइनर सी, दो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी माइनर सी डिफरेंस है लेकिन ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो कौन सा फिनोमेना जनरेट करती हैं? बीट्स का फिनोमेना जनरेट करती हैं। ये बीट्स क्या होती है ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हम। उसके बाद थर्ड फिनोमेना जनरेट होता है अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो रिजल्टेंट के तौर पे स्टेशनरी वेव्स मिलती हैं। ये क्या होती हैं इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो 3 कंडीशन है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, इंटरफेरेंस। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके ऐड होंगी वेव्स तो रिजल्टेंट फिनोमेना होगा बीट्स। और अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फिनोमेना स्टेशनरी वेव्स कहलाएगा। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया जनरल सा, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। अब इंटरफेरेंस भी आपके टॉपिक आपके उसमें शामिल नहीं है को रिड्यूस्ड कोर्स में, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर क्योंकि हम इसको चैप्टर 9 में भी यूज करेंगे और जनरल इसका कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी हमने बात की कि अगर दो वेव्स की, ये जैसे हमने यहाँ पर देखा, दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी तो इंटरफेरेंस जनरेट करेंगी। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विल रिजल्ट इन अ फिनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। रिजल्टिंग फिनोमेना हमारे पास क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस 2 हैं, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव। एक है कंस्ट्रक्टिव और दूसरी डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो मैंने कहा, जैसे कहा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ा, कंस्ट्रक्ट हुआ, इन्होंने दोनों ने एम्पलीट्यूड ने एक दूसरे को रीइंफोर्स करके रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम दूंगा। व्हेन क्रस्ट मीट्स क्रस्ट और ट्रफ मीट्स ट्रफ, रिजल्टिंग वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्शन कब होगी? जब ऑपोजिट क्रस्ट मीट ट्रफ, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट वेव डिस्ट्रॉय एक तरह से हम कह सकते हैं हो गई, कोई आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं मिला, तो दैट्स इट्स डिस्ट्रक्शन। तो व्हेन क्रस्ट मीट्स ट्रफ दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं जिनको याद रखने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जो पाथ डिफरेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, देन बोथ वेव रीइंफोर्स ईच अदर, दोनों वेव एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे, रीइंफोर्स मीन एड अप हो जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नाउ पहली चीज पाथ डिफरेंस क्या होता है एंड इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 2 वेव जनरली ड्रॉ की हुई है कि ये मेरे पास एक 2 वेव है, एक वेव ये आपके पास है जो ओरिजिनेट हो रही है इस पॉइंट से। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है, ये वेव यहाँ से इस तरफ चल रही है, तो यहाँ से ये एक पाथ लैम्डा कवर कर चुकी है जिसको मैं S1 पाथ का नाम दे देता हूँ। पहली वेव का पाथ कवर्ड क्या है? S1, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर मैं दूसरी वेव की बात करूं तो जहां पे ये अपना पाथ कवर कर चुकी है, दूसरी उस वक्त अपना साइकिल शुरू कर रही है, तो उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ उस वक्त 0 है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो S1 माइनस S2, S1 आपके पास है लैम्डा, S2 है 0, तो डेल S कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। तो इस तरीके से पाथ डिफरेंस है, यानी एक वेव ने कितना लैम्डा कवर कर चुकी है और दूसरी का कितना लैम्डा कवर हो चुका है, उन दोनों का डिफरेंस पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अगर इनका पाथ डिफरेंस डेल S, 2 वेव्स जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इंटीजर्स 0 1 2 3 ये नंबर जो हैं आपके पास। तो अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा वेयर n इज इंटीजर, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो देन क्रस्ट मीट्स ट्रस्ट मीट करेगा ट्रफ से और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा।
अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि एट अ पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, वही जब क्रस्ट ट्रफ से मीट करेगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और उस वक्त जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। यानी कंडीशन ये है, कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, दैट डेल एस इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि जो पाथ डिफरेंस होगा, जो दोनों वेव्स ने जो पाथ कवर किया उस पाथ को अगर डिफरेंस ले लें तो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। यानी ये जो 2n+1 है इसको हमें अगर आप 0 1 2 3 एटसेट्रा पुट करें तो रिजल्ट कभी आएगा 1, फिर आएगा 3 5, यहाँ पर ऑड इंटीजर आएंगे और साथ क्या आएगा हाफ ऑफ दी वेवलेंथ। तो ये आपके पास कंडीशंस यहाँ से आपने दो याद रखनी है। इसका बहुत डिटेल कंसेप्ट है इंटरफेरेंस का, लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि नहीं है तो हम इसको उतना याद रखेंगे जितना हमने इसको आगे यूटिलाइज करना है। तो इन कंडीशंस को आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और जनरल टॉपिक है, ये भी स्टेशनरी वेव्स को समझने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आ जाना। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? वेव्स का टकरा के वापस आ जाना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को मैं सिंपली एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। लाइक आपके पास एक टब है, एक वाटर से फिल्ड टब है। अगर उस टब के अंदर आप अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करें, डुबोएं, तो क्या होगा? वेव्स जनरेट होती हैं। वेव जनरेट होती हुई पानी के अंदर ट्रेवल करते हुए टब की दीवारों तक पहुंचती हैं और दीवारों से टकरा के अक्सर आपने देखा होगा कि वो बाउंस बैक हो जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। ऑब्जर्व नहीं किया तो आप इसको आज ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी टब के अंदर या किसी भी चीज के अंदर पानी लेके उसमें अगर आप फिंगर्स को डुबोएंगे, वेव्स जाएंगी, टकरा के वापस आएंगी। दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन वन मीडियम। वो वेव जो एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है वो बाउंस बैक हो जाती है। कब? When it interacts the boundary of other medium, जब वो दूसरे मीडियम की बाउंड्री के साथ टकराएगी तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अब ये तो हो गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेव टकरा के वापस आ जाती है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम जस्ट दो रिजल्ट्स को यहाँ से याद रखेंगे क्योंकि यही रिजल्ट्स हमें समझना जरूरी है नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में जो चीज हमने याद रखनी है, सबसे पहली चीज, हमारे पास मीडियम दो तरह के होते हैं, वन इज डेंसर एंड अदर इज रेयर। डेंसर हाई डेंसिटी मीडियम एंड रेयर लो डेंसिटी मीडियम। तो वेव डेंसर से या तो रेयर में जाएगी या रेयर से डेंसर में जाएगी। तो पहला केस है, इफ वेव ट्रेवलिंग इन अ रेयर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम। वेव रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है और किसके साथ टकराएगी? डेंसर से। लाइक ये स्लिंग की स्प्रिंग है। स्लिंग की स्प्रिंग क्या होता है कि बड़ा एक लूज स्प्रिंग होता है जिसको आप आसानी से, जिसकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती, जिसको आसानी से आप डिस्प्लेस ऑफ कर सकते हैं। और ये एक स्लिंग की स्प्रिंग है, ये अब हमारे रेयर मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये बाउंड्री है जिसके साथ हमने इसके एक एंड को फिक्स किया हुआ है। ये इसकी डेंसिटी हाई है, रिजिड है, इसकी डेंसिटी हाई है। तो जब हमने यहाँ से एक जर्क डेवलप किया तो एक वेव ट्रेवल की। वेव ट्रेवल करती हुई आप देखें रेयर मीडियम से ट्रेवल करती हुई डेंसर मीडियम की बाउंड्री के साथ जब टकराई तो फिर उसकी रिजिडिटी की वजह से, रिजिडिटी ऑफ दैट डेंसर मीडियम, वो वेव क्या हो जाएगी? जब वापस आएगी रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली ट्रांसमिट होगी और पार्शियली जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो आपके पास फेज शिफ्ट उसका हो चुका होगा बाय एंगल 180 डिग्री। यानी अगर क्रस्ट गया था तो वापस क्या आएगा? ट्रफ आएगा, और अगर ट्रफ गया था तो वापस हमारे पास क्रस्ट की फॉर्म में आएगा। तो फेज शिफ्ट हमारा हो चुका होगा बाय एन एंगल 180 डिग्री। So now wave traveling in a rare medium incident on a denser medium, रेयर से डेंसर में जाएगी तो जब बाउंस बैक होगी तो क्रस्ट ट्रफ बन चुका होगा, तो या ट्रफ क्रस्ट बन चुका होगा, फेज शिफ्ट हो चुका होगा 180 डिग्री। 180 कैसे कि ये एंगल मीन पोजीशन से 90 बना रहा है ना, तो जब वापस आया तो वो भी बिलो द मीन पोजीशन 90 है, तो दोनों का एंगल को ऐड करें तो ये 180 बन जाता है। रेयर से डेंसर फेज शिफ्ट होगा, तो डेंसर से रेयर में क्या होगा? अब हमने क्या किया, हमने सेम एग्जांपल उसी तरह लिया है कि हमने स्लिंग की स्प्रिंग लिया और उसको एक थ्रेड के साथ फिक्स कर दिया। और ये जो नलकी का धागा होता है उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग है ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू दिस थ्रेड जो कि नलकी का धागा है, दैट विल बी अ रेयर मीडियम। सो अब अगर आपने वेव को भेजा तो वो पार्शियली ट्रांसमिट हुई और जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड बीम थी वो एज इट इज वापस आ गई, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने रिजिड नहीं हैं। जो आपके पास नलकी का धागा है दैट इज अ रेयर मीडियम, उसके जो आपके पास
मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने रिजिड नहीं हैं। सो अगर वेव ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन फेज, जैसी गई थी वैसी ही वापस आ जाएगी। तो यहां से हम दोबारा से रिपीट करते हैं, वेव जाएगी रेयर से डेंसर मीडियम में, तो फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री। और अगर आपके पास डेंसर से रेयर से डेंसर में जाएगी तो फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो देयर विल बी नो फेज चेंज। ये जनरल टॉपिक्स थे, जितना मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आप उसको उतना ही उसके अकॉर्डिंगली मैन याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कोर्स में तो रिड्यूस कोर्स में तो नहीं है, लेकिन यह इनका कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है बीट्स का। ये हमारे कोर्स में शामिल है, ये भी एक टॉपिक है, ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब बीट्स जैसे ही हमने अभी बात की थी कि बीट्स क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। बीट्स क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिसके नतीजे में आपके पास जिसकी कंडीशन क्या थी, जिसकी कंडीशन ये थी कि आपके पास दो वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो लेकिन ट्रेवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में। उसके रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलेंगी, उसके रिजल्ट के तौर पे हमें पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव of superposition of two waves having slightly different frequency but moving in same direction। जब दो waves जिनकी frequency slightly different है ट्रेवल करेंगी सेम डायरेक्शन में, तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसमें पीरियोडिक राइज एंड फॉल होगा, यानी एम्पलीट्यूड कभी बढ़ जाएगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यानी साउंड वेव्स की अगर हम बात करें तो कहीं पर हमें लाउड साउंड सुनाई देगी, कहीं पर हमें फेंट साउंड सुनाई देगी, लाउड साउंड फेंट साउंड, इस तरह ये पीरियोडिकली अल्टरनेट होगी और ये हमारे पास बीट्स को फॉर्म करेगी। ठीक होगी बात। अब बीट्स को स्टडी करने के लिए हम ट्यूनिंग फोर्क्स लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क्स आपको पता है कि ये इनके प्रॉन्ग्स हैं, ये जो आपको वाई शेप में नजर आ रहे हैं इनके ये प्रॉन्ग्स हैं। इन प्रॉन्ग्स को जब आप किसी सरफेस से स्लाइड करते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेट करके आपके पास साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने दो ट्यूनिंग फोर्क लिए, एक की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, ए हमारा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज, बी हमारा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी है 32 हर्ट्ज। जब दोनों को हम इकट्ठा साउंड करेंगे, जब दोनों को हम इकट्ठा किसी सरफेस के साथ, फॉर एग्जांपल इसको हमने किसी सरफेस के साथ टकराया तो ये 32 हर्ट्ज की प्योर नोट, प्योर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली दूसरे को भी साउंड किया तो इसने 32 हर्ट्ज की हमारे पास एक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया। अब बच्चों क्या इन दो का आपस में बीट्स का फिनोमेना जनरेट कराएंगी? इन दोनों का इंटरफेरेंस तो हो सकता है क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों के बीट्स फिनोमेना जनरेट नहीं होगा क्योंकि बीट्स की कंडीशन है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो। तो ये जो हमें होगा कि जब इन दोनों को इकट्ठा हम साउंड करेंगे तो इकट्ठा साउंड करने के नतीजे में हमें क्या होगा कि कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ए की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बी की फ्रीक्वेंसी, या ए की साउंड और बी की साउंड कौन सी है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको वो जो राइज और फॉल की हमने बात की थी साउंड की इंटेंसिटी में वो भी सुनाई नहीं देगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि ये जो हमारा ए ट्यूनिंग फोर्क था उसके प्रोंग के ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं। वैक्स मतलब मोमबत्ती के चंद कतरे यहाँ पर इसके गिरा दिए तो ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। जब ये आपके पास हैवी होगा तो इसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड है इसके हैवी होने की वजह से कम हो जाएंगे। हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 32 से अब क्या हो चुकी है, 30 हर्ट्ज हो चुकी है, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी वही हमने रखी है 32 हर्ट्ज रखी हुई है। क्लियर की बात। अब जब हम दोनों को साउंड करेंगे तो अब हमें साउंड में पीरियोडिक राइज एंड फॉल नजर आएगा क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अब हमें क्या सुनाई देंगी, बीट्स सुनाई देंगी। अब हम नेक्स्ट क्या स्टडी करते हैं, एट एनी इंस्टेंट ये जो वेव्स हैं ये फ्रीक्वेंसी पहले वाले की, ए वाले की और जो बी वाले की जो आपके पास साउंड वेव्स नजर आ रही हैं इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, नेक्स्ट हम उस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, तो आपने कोशिश करना है कि इसको इसी के मुताबिक आपने बनाना है और एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास क्या है, ये पहला जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क था ये उसकी हमारे पास ए ट्यूनिंग फोर्क ही हम कह सकते हैं। साउंड वेव्स का हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो यहाँ पर हमने बनाई हुई है। ये बी की वेव्स हैं और जब ये दोनों आपस में ऐड होंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ए की 32 हर्ट्ज थी, बी 30 हर्ट्ज है, ये दोनों अब आपस में ऐड हुई तो ये हमें रिजल्टेंट वेव मिल रही है।
अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला पॉइंट x, दूसरा पॉइंट y और तीसरा पॉइंट z, जहां पर हम इनके इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डॉटेड लाइन हमने शो किया हुआ है, ये x पॉइंट है। x पॉइंट जब हम ले रहे हैं उस वक्त हम कहते हैं कि टाइम हमारे पास 0 है, यानी ये वो इंस्टेंट है जहां से हम इंटरेक्शन को स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। तो टाइम 0 के ऊपर जब हमने इंटरेक्शन को स्टडी किया तो हियर यू कैन सी दैट क्रस्ट मीट्स क्रस्ट, ये वो पॉइंट है जहां पर क्रस्ट मीट कर रहा है क्रस्ट के साथ, एंड इन दिस रीजन ट्रफ मीट्स ट्रफ। तो एक्स पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली क्रस्ट मीट कर रहा है क्रस्ट के साथ। तो आपको पता है क्रस्ट मीट क्रस्ट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट साउंड वेव का जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इट मींस वहां पर आपको क्या सुनाई दे रही होगी, लाउड साउंड सुनाई दे रही होगी, यानी लाउड आपको एक ट्यून लाउड साउंड सुनाई देगी। टाइम 0 के बाद देन हम लेते हैं एक पॉइंट 1/4 सेकेंड के बाद। 1/4 सेकेंड के बाद हमने एक पॉइंट लिया y पॉइंट, यानी ये जो टाइम है ये आपके पास है 1/4 सेकेंड। दिस इज द इंस्टेंट जहां पे हम इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इंटरेक्शन इज आफ्टर 1/4 सेकेंड। 1/4 सेकेंड पे क्या हो रहा है, ये डॉटेड लाइन आपको 1/4 सेकेंड y पॉइंट को शो कर रही है। तो हेयर ट्रफ मीट्स क्रस्ट, यहाँ पर कंडीशन देखें तो ट्रफ क्रस्ट से मीट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या हो गया, कम हो गया। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होगा तो यहाँ पर साउंड वेव्स हैं, तो हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी, फेंट साउंड सुनाई देगी। पहले लाउड साउंड थी, अब क्या है, फेंट साउंड। नेक्स्ट आफ्टर 1/4 सेकेंड एक और पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं z का। 1/4 सेकेंड के बाद जब हमने एक और पॉइंट लिया तो वहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये 1/4 वाला पॉइंट है, डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो यहाँ क्रस्ट मीट कर रहा है क्रस्ट के साथ, फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा एंड देन आपको फिर से क्या सुनाई देगी, फिर से आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगी। तो यहां से अगर हम टोटल देखें x to z, टोटल टाइम कितना हुआ, ये 1/4 प्लस 1/4 1/2 सेकेंड होगा। तो 1/2 सेकेंड में हमें क्या सुनाई दी, अगर हम इसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम था ना, स्टार्टिंग टाइम वाली चीज से हम ऑनवर्ड चीज को देखते हैं। तो 1/2 सेकेंड में हमें एक फेंट साउंड सुनाई दी और एक लाउड साउंड सुनाई दी, यानी 1/2 सेकेंड में हमें एक बीट सुनाई दी। 1/2 सेकेंड में हमें कितनी बीट सुनाई दी, 1 बीट, क्योंकि एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड मिलके हम कह सकते हैं कि 1 बीट बना रहे होते हैं। तो 1/2 सेकेंड में हमें कितनी बीट सुनाई दी, 1 लाउड साउंड एंड 1 फेंट साउंड सुनाई दी, 1 बीट सिंपली सुनाई दी। अब नेक्स्ट भी ये तो हो गया ना 1/2 सेकेंड में 1 बीट, तो नेक्स्ट 1/2 सेकेंड में भी हमारे पास क्या होगी, इसी तरह अगर नेक्स्ट 1/2 सेकेंड कंसिडर कर लें तो हमें क्या सुनाई देगी, 1 बीट सुनाई देगी। तो टोटल हमारे पास ये बना 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हमें कितनी बीट सुनाई दी, 1 सेकेंड में हमें 2 बीट सुनाई देंगी जब हम इन दो ट्यूनिंग फोर्स की बात कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास इनका इंटरेक्शन था। तो यहां से हम कहते हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन 1 सेकेंड द साउंड फॉल्स इन इंटेंसिटी ट्वाइस। द सडन फॉल ऑफ साउंड इन इंटेंसिटी इज नोन एज बीट। लाउड से सडन फॉल जो होता है वो एक बीट कंप्लीट कर रहा होता है। दस 2 बीट्स are produced per second which is equal to the difference in frequency of 2 tuning fork। तो यहां से देखिए हमें बीट्स कितनी सुनाई दी, एक सेकंड में 2 बीट्स, और इनकी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी कितना था, 32 - 32 हर्ट्ज। तो इट मींस जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी हमें बीट सुनाई देंगी, उतनी ही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो डेफिनेशन ऑफ बीट, अब एक और डेफिनेशन भी हम ये लिख सकते हैं, द पीरियोडिक अल्टरनेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस एज मेनी टाइम एज सेकेंड एज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ बीट्स। इंटेंसिटी का मैक्सिममली लाउड होना और मिनिमम लाउडनेस यानी फेंट होना, ये कितने टाइम्स पर सेकेंड में, जितना 2 ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। दिस इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया FA minus FB, frequency difference is equal to plus minus n, where plus minus n is the number of beats per second. Next, एक और important point है कि if beat frequency is greater than 10 Hz, the beats cannot be observed. अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 40 हर्ट्ज,
और दूसरे की आपके पास क्या है जी 25 हर्ट्ज। तो डिफरेंस कितना आ गया 15 का। अब ये 1 सेकंड में इसका मतलब 15 बीट सुनाई देंगी, वो इतना क्विकली गो थ्रू होगी कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। तो ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। क्लियर है की बात। लास्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिनोमेना ऑफ बीट्स। ये आपकी बुक का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है सारी चीजें जो मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बीट्स फिनोमेना इज यूज्ड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको जो नॉर्मली यूज करते हैं वो म्यूजिशियंस यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए। कैसे? जैसे दो गिटार हैं, दो वायलिन है या दो गिटार हैं, एक की फ्रीक्वेंसी मालूम है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं पहले वाले के बराबर हो जाए। दोनों को आप इकट्ठा क्या करेंगे? साउंड करेंगे। जब दोनों को इकट्ठा साउंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से आपको बीट सुनाई देंगी। तो वो गिटार जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम नहीं है, आप उसकी वायर को, उसमें वायर्स होती हैं बेसिकली, उन वायर्स को टाइट या लूज करें। टाइट या लूज करने से फ्रीक्वेंसी उस गिटार की चेंज हो जाएगी। उस गिटार की वायर्स को तब तक टाइट या लूज करते रहें जब तक कि आपके पास दोनों गिटार को साउंड करें और दोनों के साउंडिंग के नतीजे में आपको कोई फ्रीक्वेंसी, कोई बीट सुनाई ना दे। जब कोई बीट सुनाई नहीं देंगी तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई हैं। तो इस तरीके से आप बीट्स को यूज करके दो इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर सकते हैं। तो ये तो बच्चे हमारे आज के टॉपिक थे, जनरल टॉपिक्स एंड बीट्स के फिनोमेना था। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।